ये सच है। कोई खजाना कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसका आनंद लेने के लिए जीवन के बिना ये सिर्फ खोखली बातें हैं। चलो खोजते रहें। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि वो बट्टा यहाँ भाग रहा है। झाड़ियों में बैठे अर्जुन देव चकित रह गए। इस क्षेत्र में राय कबीले की शक्ति वास्तव में भयानक थी। वे वास्तव में सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में काश्तकारों को इतनी जल्दी रिश्वत देने में कामयाब रहे। ये परेशानी होने वाला है। मुझे वहां जल्दी करनी होगी। एक किसान अपने हाथ में कृपाण पकड़े हुए था जब वो उस झाड़ियों की ओर जा रहा था जिसमें अर्जुन देव थे। उसके हाथ में कृपाण लगातार उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाले कांटों को काट रही थी। मुझे खोजा जा रहा है। मैं इस तरह नहीं चल सकता। उस व्यक्ति को करीब आते देख अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मुझे पहला कदम उठाना है। वाह! अर्जुन देव झाड़ियों से बाहर कूद गए और अपनी कृपाण घुमाई। जैसे ही वो व्यक्ति चौंक गया, उसने उसे आधा काट दिया। उसके बाद वो तेजी से शेष 5 काश्तकारों की ओर दौड़ा। नौवे भाई को उसके द्वारा मार दिया गया है, जल्दी से उसे मार डालो। जब सभी ने देखा कि अर्जुन देव ने कृपाण के प्रहार से नौवे भाई को आधा काट दिया है, तो वे सभी चकित रह गए। नौवां भाई एक मीडियल ग्रेड मार्शल मास्टर था, फिर भी वो वास्तव में इस व्यक्ति द्वारा एक कृपाण हड़ताल के साथ मारा गया था। कृपाण खींचना। अर्जुन देव ने रशिंग थंडर सेबर तकनीक को अंजाम दिया। लूनर शैडो कृपाण ने एक विद्युत चमक दी और रैंक 6 राक्षसी कोर की ऊर्जा बिना कुछ पीछे रोके जारी की गई। कृपाण की रोशनी हवा में चमक उठी और सामने एक और कल्टीवेटर आधा काट दिया गया। आर्कलाइट चॉप। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बगल में एक किसान ने देखा कि उसके एक और साथी को अर्जुन देव ने मार डाला है। इस निर्दोष आर्कलाइट चॉप का सामना करते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कृपाण पकड़ ली और बिना किसी देखभाल के अर्जुन देव को काट दिया। पुच्छी। एक बार रशिंग थंडर सेबर तकनीक को निष्पादित करने के बाद कोई भी पीछे नहीं हट पाएगा। अन्यथा किसी की आभा चरम पर गिर जाएगी और कोई थोड़े समय के लिए रशिंग थंडर चॉप की आभा को निष्पादित करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव ने इस कृपाण प्रहार को चकमा नहीं दिया। कृपाण अर्जुन देव के सीने पर गिरी, जिससे खून का घाव हो गया। हालांकि इससे पहले कि यह व्यक्ति आनंदित हो पाता, उसे आर्कलाइट चॉप द्वारा आधा काट दिया गया। रशिंग हेवन चॉप। चंद्रछाया कृपाण को पकड़े हुए अर्जुन देव आकाश में उड़ गए और अपने सामने वाले व्यक्ति की छाती को छेद दिया। विशाल बल ने तुरंत उस व्यक्ति के शरीर को मांस के अनगिनत टुकड़ों में विस्फोट कर दिया। रशिंग थंडर चॉप। आकाश में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन देव ने हवा में चार्ज करते हुए स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शक्ति को आगे बढ़ाया। नीचे वाले व्यक्ति ने ब्लॉक करने के लिए अपनी कृपाण उठाई। बैंक। कृपाण तुरंत बिखर गई और लूनर शैडो कृपाण ने आसानी से उसके शरीर को सिर से पैर तक आधा काट दिया। रशिंग थंडर सेकेंड चेन चॉप। अर्जुन देव ने मुड़कर अपनी कृपाण घुमाई। रशिंग थंडर चॉप के पहले 4 कृपाण हमलों से एकत्रित की गई ऊर्जा इस रशिंग थंडर सेकेंड चेन चॉप के साथ विस्फोटक रूप से जारी की गई। जो व्यक्ति अर्जुन देव पर पीछे से चुपके से हमला करने वाला था, वो इस कृपाण प्रहार की भारी ताकत से कुचलकर चूर्ण हो गया। जमीन पर पड़े 6 लोगों की लाशों को देखकर अर्जुन देव को अपने दिल में कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई। चूंकि ये लोग उसे मारना चाहते थे और नक्शा चुराना चाहते थे, इसलिए उन्हें मरने के लिए तैयार रहना पड़ा। एक क्यू रिटर्निंग पिल निकालकर अपने मुंह में रखते हुए अर्जुन देव ने अपनी छाती पर घाव को देखा और थोड़ा भौं चढ़ाई। यदि शिखर तेवतिया द्वारा बैटल आर्मर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता, तो ये कृपाण प्रहार उसे घायल नहीं कर पाता। विक्रांत नगर शहर छोड़ने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि महावीर देव ने उन्हें जो गहन रैंक वाला युद्ध कवच दिया था, वो शिखर तेवतिया के हमले के कारण पहले ही अपनी आध्यात्मिकता खो चुका था। ये अब एक सामान्य नरम कवच से अलग नहीं था। अपनी हरकतों को प्रभावित न करने के लिए अर्जुन देव ने युद्ध कवच को फेंक दिया। पहले की लड़ाई में अर्जुन देव की ताकत को देखते हुए वो लोगों के इस समूह से आसानी से निपट सकते थे। उन्हें आसानी से मारने के लिए उसे अपने सार का अधिक उपयोग करना नहीं पड़ेगा। अर्जुन देव को डर था कि अगर वो चीजों को बहुत देर तक खींचता है तो वो और भी परेशानी को आकर्षित करेगा। इस प्रकार उन्होंने रशिंग थंडर सेबर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें बहुत अधिक एसेंस का उपभोग होता था ताकि कम समय में उनसे निपटा जा सके। रक्त की पूर्ति करने वाली गोली निकालकर अर्जुन देव ने उसे कुचलकर उनके घावों पर लगाया। फिर उसने 6 काश्तकारों की पीठ पर बैग खोले।
ये सभी कृषक थे जिन्होंने लंबे समय तक सैवेज फॉरेस्ट में प्रशिक्षण लिया था। बैग में बड़ी मात्रा में स्पिरिट बीस्ट इनर कोर और जड़ी बूटियां थीं। अर्जुन देव ने उन्हें गिना तो कुल 4 रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट इनर कोर और 5 रैंक 4 जड़ी बूटियां थीं। बाकी सभी सस्ती वस्तुएं थीं जिन्हें अर्जुन देव ने लापरवाही से फेंक दिया। वे अभी भी कुछ चांदी के टाइल्स के लायक हैं। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की जब उन्होंने रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट इनर कोर और रैंक 4 जड़ी बूटियों को अपने यूनिवर्स रिंग में रखा। बाकी के सफर में अर्जुन देव नजर रखते रहे। वो अपने सार को जल्दी से खर्च करना और अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार करना पसंद करेगा। जब तक वो किसी से मिलता था वो तुरंत उनसे बचता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास गुप्त उद्देश्य थे या नहीं थे, वो बस उनके चारों ओर घूम जाता था। जब शाम होने के करीब थी तो अर्जुन देव सैवेज वन के बाहरी इलाके में एक अत्यंत सुनसान क्षेत्र में पहुंचे। जब वो यहाँ पहुंचे तो अर्जुन देव के तनावपूर्ण भाव आखिरकार शांत हो गए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया। उसने सामने के जंगल की ओर बड़े कदम बढ़ाए। उसकी आकृति बहुत ही अजीब गति से जंगल में चल रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन देव की आकृति अचानक भूत की तरह जंगल में गायब हो गई। जंगल के भीतर अर्जुन देव हवा में गायब हो गए थे। जब वो फिर से प्रकट हुए तो अर्जुन देव के सामने का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। दूरी में एक पहाड़ी धारा से नीचे बहता हुआ झरना था जो नीचे एक लंबी नदी में बह रहा था। नदी का किनारा एक विशाल और विशाल क्षेत्र था। नदी के किनारे खड़े होकर ही ताजे जलवाष्प को महसूस किया जा सकता था। इस बड़ी नदी को मिथुन नदी के नाम से जाना जाता था। सैवेज फॉरेस्ट में कई नदियां की और ये मिथुन नदी सबसे साधारण नदियों में से एक थी। अर्जुन देव जिस स्थान पर थे वो मिथुन नदी का उद्गम स्थल था। बाहरी लोगों के लिए ये एक साधारण जगह थी। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना इस स्थान पर एक असाधारण अस्तित्व को महसूस कर सकती थी। झरने के पीछे गुफा में एक विशाल चट्टान थी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत घनी थी। इस पर खेती करना कम से कम 50% तक बाहर खेती करने की तुलना में तेज होगा। जब अर्जुन देव ने दुर्घटना से इस जगह की खोज की तो उन्होंने तुरंत दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए एक भ्रम की रचना की। ये जगह मूल रूप से काफी उजाड़ थी। जब अर्जुन देव ने व्यूह बिछाया तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वे बहुत ही शांत थे। अर्जुन देव ने इस भ्रम निर्माण को पूरा करने के लिए कुल 10 दिनों का उपयोग किया। जब तक ये मार्शल किंग विशेषज्ञ नहीं था तब तक बाहरी लोग इस जगह की खोज नहीं कर पाएंगे। अगर वे गलती से इस जगह में प्रवेश कर जाते हैं तो भी वो अनजाने में चक्कर लगा लेते हैं। अब जब अर्जुन देव इस स्थान पर पहुंचे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। उन्होंने एक सपाट चट्टान पाई और पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित किया और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। सुबह का सूरज निकल आया और सूर्य की रोशनी चमक उठी। रात ऐसे ही बीत गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। वो चट्टान से नीचे कूद गया और अपना मुंह धोने के लिए नदी के किनारे चला गया। सुबह झरना बहना बंद हो गया था। नदी की सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और नदी की सतह पर कदम रखा। उसका शरीर जादुई तरीके से पानी की सतह पर रुक गया। उसने 2-3 कदम उठाए, फिर उसने पत्थर जैसी कठोर सतह पर पैर रखा और धीरे धीरे पानी की गहराई में चला गया। उसका दिल शांत पानी की तरह शांत था। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे पानी की सतह पर चला गया। उसके हर कदम के साथ लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। प्राचीन किंवदंतियों में ड्रैगन आकाश और समुद्र के अधिपति थे। वे नदियों और समुद्रों को उलट सकते थे, पहाड़ों और नदियों को उलट सकते थे और हवा और बारिश को बुला सकते थे। वे सर्वशक्तिमान थे। जब ये नॉर्थ फर्गों से ऊपर चढ़ता था तो ये बादलों के माध्यम से उड़ सकता था। जैसे ही ये मुड़ा, हवा और गड़गड़ाहट बढ़ गई और ये एक पल में 10,000 ली की यात्रा कर सकता था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट ऐसी एक मूवमेंट टेक्निक थी। जब महान पूर्णता चरण में अभ्यास किया जाता है तो कोई बादलों की सवारी कर सकता है, धुंध की सवारी कर सकता है और नदियों और समुद्रों को पलट सकता है। इन दिनों अर्जुन देव मिथुन नदी में ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट का अभ्यास कर रहा था। पहले तो उसकी कोई प्रगति नहीं हुई। अब उसे कुछ छोटी सी सफलता मिली और वो पानी की सतह पर धीरे धीरे चल सकता था। अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट के विभिन्न रहस्यों को समझते हुए पानी की सतह पर धीरे धीरे चले। जब सूरज उनके सिर के ऊपर पहुंचा तो पानी की छींटे की आवाज सुनाई दे रही थी। उफनता झरना फिर से बहने लगा। शांत नदी की सतह अचानक अशांत हो गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। वे गंभीरता से भरे हुए थे।
इस समय हर दिन परीक्षण वास्तव में शुरू होता था। अगर अर्जुन देव सावधान नहीं होते तो वे तुरंत पानी में गिर जाते और डूबे हुए चूहे बन जाते। नदी का पानी तेजी से नीचे की ओर बह रहा था। अर्जुन देव पानी की सतह पर खड़े हो गए और धारा के विपरीत चले गए। उसने जो भी कदम उठाया उसमें बड़ी मात्रा में सार समाप्त हो गया। हालांकि उनका शरीर अभी भी पानी की सतह पर दाएं बाएं हिल रहा था। पुरतोंग। जब वे 100 कदम आगे बढ़े तो आखिरकार अर्जुन देव उसे और नहीं झेल सके और नदी में गिर गए। नदी का असंतुलित पानी अर्जुन देव के शरीर को तेजी से नीचे की ओर ले गया। शांत मिथुन नदी ने तुरंत अपने भयावह पक्ष को प्रकट किया। असंतुलित नदी के पानी ने एक बड़ी शक्ति को वाहन किया। उसने लगातार अर्जुन देव के शरीर पर आक्रमण किया, जिसके लिए उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। उसका शरीर तेजी से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा था। यह पहली बार नहीं था कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। अर्जुन देव शांत थे और घबराए नहीं। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और उनका शरीर धीरे धीरे नदी के तल में डूब गया। उसने अपने सार को अपने शरीर में परिचालित किया, शक्ति का भंडारण किया। जैसे ही उसके पैर नदी के तल को छूते हैं, वह दूर धकेल देता है और उसका शरीर धनुष से निकलने वाले तीर की तरह पानी से बाहर निकल जाता है। जब उसका शरीर एक बार फिर पानी की सतह पर पहुंचा, तो उसने हल्के से धक्का दिया और हवा में कलाबाजी करते हुए किनारे पर मजबूती से उतर गया। नदी के बहते हुए पानी को देखकर अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी। इस तरह के असंतुलित नदी के पानी के साथ यहां तक कि एक नियमित किसान भी डूब जाएगा यदि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। अर्जुन देव का पूरा शरीर गीला और असहज था। उसने अपना चेहरा पोंछा और अपने कपड़े उतार दिए। फिर उसने यूनिवर्स रिंग से सूखे कपड़ों का एक सेट निकाला। इस समय उसके लिए अपनी मूवमेंट तकनीक का अभ्यास करना जारी रखना उपयुक्त नहीं था। अर्जुन देव ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। कुछ सूखा राशन खाने के बाद उसने एक लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। अर्जुन देव ने ल्यूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में लिया और धधकते हुए सूरज को सहन किया। उन्होंने कृपाण को खींचते हुए रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की पहली चाल का अभ्यास करना शुरू किया। उनकी राय में इस ड्राइंग द कृपाण का अभ्यास उस बिंदु तक किया जाना चाहिए था कि वह लकड़ी की छड़ी को बिना गिरे 12 बार मार सके। तभी इसे महान पूर्णता पर पहुंचा माना जा सकता है। अभी वह केवल कृपाण को 4 बार घुमा सकता था, मुश्किल से छोटी पूर्णता पर पहुंच सकता था। महान पूर्णता पर पहुंचने से पहले उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। शुआ, 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 शुआ। 2 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद इस बार अर्जुन देव ने 5 बार स्ट्राइक आउट किया। हल्की लकड़ी की छड़ी कई बार हिली, लेकिन वो नहीं गिरी। आखिरकार कुछ सुधार हुआ है। मैं लगातार 5 बार स्ट्राइक आउट कर सकता हूं। अर्जुन देव ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी कृपाण का हैंडल पसीने से लथपथ था, क्योंकि वो खुशी से बोल रहा था। विक्रांत नगर शहर छोड़ने के बाद अर्जुन देव को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं। वो, अर्जुन देव, कुछ भी नहीं था। अकेले डोंगमिंग प्रांत में 3 महान शक्तियों के उत्तराधिकारी केवल 16 या 17 वर्ष के थे। हालांकि उनकी साधना पहले ही चौंकाने वाले मार्शल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस तक आम लोग अपने पूरे जीवन में नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि वे 16 या 17 साल की उम्र में आसानी से उस तक पहुंचने में सक्षम थे। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि दूसरों से अपनी तुलना करना क्रोधित करने वाला था। पूरी दुनिया को देखते हुए ये अज्ञात था कि ऐसी कितनी राक्षसी प्रतिभाएं थीं। उनकी उपलब्धियां अर्जुन देव उल्लेख के लायक भी नहीं थे। वो विशाल समुद्र में शाहबलूत की तरह था, असाधारण। इस दुनिया में जहां मजबूत लोगों का शासन था, क्योंकि वो यहां था, तो वो दूसरों से नीचे रहने को तैयार नहीं होगा। वो दूसरों के लिए एक कदम नहीं होगा इतिहास की धूल में दफन होने के लिए। एक मजबूत प्रतिभा के बिना उसे 1000 गुना प्रयास करना पड़ेगा, बिल्कुल 1000 साल पहले के थंडर किंग की तरह। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो कुलीन कुलों की प्रतिभाओं को रौंदने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता था। उन्होंने थंडर किंग की विरासत प्राप्त की थी, यहां तक कि अगर वो अपने चेहरे की परवाह नहीं करता था, तो उसे थंडर किंग की शानदार प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना पड़ता था। चूंकि उसके पास राक्षसी प्रतिभा नहीं थी, तो उसे लाख गुना प्रयास करना पड़ेगा। अर्जुन देव ने एक और लकड़ी का डंडा लगाया और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अथक रूप से कृपाण खींचने का अभ्यास करना जारी रखा।
जमीन पर लकड़ी की छिलन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने अपने कृपाण म्यान में की और थोड़ी देर आराम किया। फिर वो धीरे धीरे किनारे पर चला गया और दूर से बहते झरने को देखा। ये पहले से ही काफी कमजोर हो गया था। मार डालो! वो हल्के से चिल्लाया और पानी के अशांत सतह पर कूद पड़ा। वो धारा के विपरीत दौड़ा और धारा के विपरीत चला गया। अर्जुन देव के चारों ओर हवा की लहरें उठीं और उनके शरीर के दोनों ओर 2 मीटर ऊंची लहरें छपकने लगीं। अर्जुन देव आराम करने के लिए नहीं रुका। वो पूरे रास्ते दौड़ा। जब वो झरने पर पहुंचा तो वो चिल्लाया और ऊंची छलांग लगाई। उसके शरीर से एक क्यू भाला निकला। शुआ की आवाज के साथ अर्जुन देव ने झरने को तोड़ दिया। वो झरने के पीछे एक चट्टान पर उतरा। ये एक गुफा थी जो पहाड़ की दीवार में धंसी हुई थी। ये केवल 2 मीटर गहरी थी। गुफा बहुत नम थी। प्रवेश द्वार पर झरना पानी के पर्दे की तरह था। ये पानी के पर्दे की गुफा के समान था जिसे अर्जुन देव अपने पिछले जन्म में जानते थे। गुफा में एक बहुत ही शिखर थी। अर्जुन देव ने धीरे से उस पर बैठते हुए एक फीकी मुस्कान प्रकट की। वो तुरंत साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। पर्पल थंडर डिवाइन मंत्र उसके शरीर में लगातार घूमता रहा। आसपास की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन देव के शरीर में लगातार प्रवाहित होती रही। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि यह कोहरे की तरह थी, लगभग द्रवीभूत होने की हद तक। अर्जुन देव ने इसे केवल एक महान चक्र के लिए प्रसारित किया। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही उसके सभी मेरिडियंस को भर चुकी थी। उसकी मार्शल आत्मा से उत्साह की धुंधली भावना आ रही थी। वो जानता था कि यह आगे बढ़ने का संकेत था। जब तक वो तैयार था, वो तुरंत एक अवर ग्रेड मार्शल मास्टर की खेती में लौट सकता था। हालांकि अर्जुन देव ने ऐसा नहीं किया। उस समय जब उन्होंने 9th हेवन थंडर फॉर्मेशन को अंजाम दिया था, तो उनकी साधना सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल तक गिर गई थी। इसके बारे में सोचने के बाद उसे नहीं लगा कि ये एक बुरी बात थी, बल्कि इसके बजाय उसके लिए एक अवसर था अपनी नींव को स्थिर करने के लिए। अर्जुन देव ने स्पिरिट रिफाइनमेंट क्षेत्र से अवर ग्रेड मार्शल मास्टर क्षेत्र में आगे बढ़ने में केवल कुछ महीने बिताए थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक अकल्पनीय बात थी। चाहे कुछ भी हो, उसने वास्तव में अपनी नींव को मजबूत नहीं किया था। एक ऊंची इमारत की नींव सबसे महत्वपूर्ण थी। केवल जब नींव स्थिर होती थी तो ऊंची इमारत के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती थी, जैसे कि बीच में ढहना। मार्शल दाओ का सिद्धांत एक ही था। यदि आत्मा शोधन क्षेत्र नींव खोदने जैसा था, तो मार्शल शिष्य क्षेत्र नींव को भरने जैसा था। अर्जुन देव ने दूसरों की तुलना में बहुत बाद में ही आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने कुल 15 साल दूसरों की तुलना में बहुत गहरी नींव खोदने में बिताए थे। अब उसे बस इतना करना था कि इसे फिर से दफना दिया जाए और एक अटूट लोहे जैसी नींव बनाई जाए। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने सभी अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी त्वचा, मांस और हड्डियों में डाल दिया। धीरे धीरे उनके शरीर को तड़का लगाया। सार के अपने शरीर में 9 महान चक्रों का संचार करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर काले रंग के चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। अर्जुन देव छेद से बाहर कूद गया। बहते झरने ने उसके शरीर की सारी अशुद्धियां बहा दी। अर्जुन देव ने तुरंत तरोताजा और लापरवाह महसूस किया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसके शरीर की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसके शरीर पर पानी की बूंदें तुरंत वाष्पित हो गईं। भूम! अर्जुन देव का शरीर पानी की सतह पर भारी रूप से गिरा। उसके पैरों के नीचे से एक विशाल शक्ति फैल गई। थोड़ी देर बाद आसपास 3 मीटर ऊंची लहर उठी। अर्जुन देव ने पानी को धक्का दिया और किनारे पर वापस आ गया। असीम क्षितिज में सूर्य डूब गया था और रात हो गई थी। इसी तरह एक दिन बीत गया था। भ्रम के गठन के बाहर से एक छोटी सी सफेद आकृति टकराई। जब अर्जुन देव ने इसे देखा तो उन्होंने फीकी मुस्कान प्रकट की। खेती का रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना हो, कम से कम उसके साथ जाने के लिए बाई तो थी। एक रात के आराम के बाद बाई ने अपना अजीब स्वभाव वापस पा लिया। ये सुबह सुबह स्पिरिट ब्लड जेड से निकल गया। अर्जुन देव को इसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। बाई ने रहस्यमयी 9 स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन की खेती की। इसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन देव भी इसे पकड़ नहीं पाते थे। वह दौड़कर अर्जुन देव के पास गया और उसके मुंह में जड़ी बूटी का एक डंठल पकड़ लिया। उसने उसे अर्जुन देव के हाथों में ऐसे रखा जैसे वो कोई खजाना पेश कर रहा हो। अर्जुन देव को ये बात अजीब नहीं लगी। बाई आध्यात्मिकता के साथ प्राकृतिक खजानों के प्रति बहुत संवेदनशील थी।
हर बार जब यह बाहर जाता था तो इसे कुछ ना कुछ हासिल होता था। अर्जुन देव ने जड़ी बूटी को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, रैंक 5 जीवित जड़ी बूटी, सुगंधित क्लाउड ग्रास। यह 30 साल पुरानी सुपीरियर ग्रेड जड़ी बूटी है। ये 1000 सोने के बराबर है। अर्जुन देव के हर्षित शब्दों को सुनकर बाई ने एक मानव जैसी मुस्कान प्रकट की। यह बहुत संतुष्ट था। सूरज उगता था और अस्त होता था। बादल उठते थे और बिखर जाते थे। घाटी में दिन बहुत जल्दी बीत गए थे। पलक झपकते ही अर्जुन देव ने झरने के सामने 1 सप्ताह तक खेती की थी। इस दौरान अर्जुन देव ने लगातार ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की खेती की। जब नदी अशांत होती थी तो वह रशिंग थंडर कृपा तकनीक का अभ्यास करने के लिए तट पर चला जाता था। शाम के समय वह पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की खेती करता, लगातार अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करता था और अपने भौतिक शरीर को तड़का लगाता था। वाह! अर्जुन देव ने झरने के पीछे की गुफा से छलांग लगाई और पानी की सतह पर भारी रूप से उतरा। उसने एक बड़ी लहर को लात मारी। पानी की बूंदें चारों दिशाओं में निकलीं और लहरें आसमान की ओर बढ़ गईं। एक हल्के धक्के के साथ अर्जुन देव नदी के किनारे वापस आ गया। 1 सप्ताह की साधना के बाद उसके शरीर में सार और भी सघन और शुद्ध हो गया था। यह अब एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर के बराबर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने भ्रम संरचना के बाहर निकलने की दिशा में संदेह की दृष्टि से देखा। आमतौर पर बाई अब तक वापस आ जाती थी। वह अभी तक क्यों नहीं आई है? बाई जंगल की प्रिय थी। जंगल के साथ इसका विशेष संबंध था। सैवेज फॉरेस्ट में आने के बाद अर्जुन देव अब इसे नियंत्रित नहीं कर सके। ये हर बार अपने आप खत्म हो जाएगा। बाई, जिन्होंने रहस्यमयी 9 स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन की खेती की, का सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। हालांकि अर्जुन देव को इसकी चिंता थी। यदि यह सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में भाग जाता है तो यह समस्याग्रस्त होगा। जैसे ही अर्जुन देव झिझक रहे थे कि बाहर जाकर बाई की तलाश करें, उनकी दृष्टि में एक सफेद आकृति दिखाई दी। इससे पहले कि अर्जुन देव मुस्कुरा पाते, उन्हें पता चला कि बाई के शरीर में कुछ गड़बड़ है। इसकी गति सामान्य से काफी धीमी थी। जब वो करीब आया तो अर्जुन देव ने पाया कि उसका बर्फ सफेद शरीर लाल घावों से ढका हुआ था। लाल खून उसके बर्फ सफेद फर पर बहुत आकर्षक था। जब बाई ने अर्जुन देव की ओर देखा तो ऐसा लगा कि वो डरा हुआ था। उसने करीब आने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि एक बच्चे ने कुछ गलत किया हो। अर्जुन देव के चेहरे पर एक उदास भाव था जब वो बाई को ले जा रहा था। घावों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। वे सभी सतही घाव थे। फिर उसने एक रक्त पुनः बढ़ती गोली निकाली, उसे कुचल दिया और धीरे धीरे बाई की घाव पर लगाया। फिर वो नदी पर गया और बाई के शरीर से खून धोया। चलो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी बाहर भागने की हिम्मत करते हो। अब तुम जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अर्जुन देव ने बाई को घास के एक नरम टुकड़े पर बिठाया और उन्हें उपदेश दिया। रक्त की पुनः भर्ती गोली का प्रभाव बहुत अच्छा था। बाई के शरीर में पूरी तरह से रिसने के बाद घाव तुरंत जम गया और धीरे धीरे एक निशान बन गया। ये देखकर अर्जुन देव व्याख्यान दे रहे थे तो वो कुछ शिकायत के साथ खड़ा हो गया। उसने चीखते हुए अपने हाथों और पैरों से इशारा किया। हालांकि बाई मानव भाषा नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसने अर्जुन देव के साथ एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अर्जुन देव मोटे तौर पर समझ गए कि इसका क्या मतलब है। इसने जंगल की परिधि में एक आत्मा झड़ी का एक डंठल देखा और इसे हमेशा की तरह चुनना चाहती थी। कौन जानता था कि इस आत्मा झड़ी के डंठल में एक 4 पैरों वाला सांप था। इसकी गति बेहद तेज थी। इससे पहले कि बाई करीब आ पाती, उसे 4 पैरों वाले सांप के पंजों से खरोंच दिया गया। वो इतना डर गया था कि वो जल्दी से वापस भाग गया। अर्जुन देव का दिल बैठ गया। बाई के विवरण के आधार पर ये 4 पैरों वाला सांप एक रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट, ब्लैक लेग्ड स्नेक होना चाहिए। हालांकि सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट कैसे हो सकता है? रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर था। सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट दुर्लभ थे। रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट के लिए प्राकृतिक खजाने के डंठल की रखवाली करते हुए दिखाई देने के लिए इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि ये प्राकृतिक खजाना बहुत उच्च रैंक का था। अर्जुन देव ने बाई की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सैवेज जंगल की परिधि में है? बाई ने जोर से सिर हिलाया। अर्जुन देव सोचने लगे। ये प्राकृतिक खजाना स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। ये 7 हॉर्न माउंटेन की परिधि में लाल नवजात फल की तरह हो सकता है। वो स्थान सैवेज वन की परिधि में सबसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान था। अगर ये सामान्य परिस्थितियों में होता तो अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया होता। रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर था। हालांकि एक स्पिरिट बीस्ट आखिरकार एक स्पिरिट बीस्ट था। इसकी सोच एक इंसान की तरह फुर्तीली नहीं थी और ये एक इंसान की तरह
मार्शल टेक्निक्स और स्पिरिट वेपन्स का उपयोग नहीं कर सकता था। एक निश्चित कीमत चुकाने के बाद अर्जुन देव को विश्वास था कि वो इस काले पैरों वाले सांप से निपट सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि राय क्लैन के लोग वापस आए हैं या नहीं। अगर ये अभी भी आसपास होते और राय क्लैन के लोगों को उसके ठिकाने का पता चल जाता, तो उसके लिए बचना मुश्किल होता। जोखिम के बीच धन की तलाश की जाती है। साधना का मार्ग असीम जोखिम से भरा है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जोखिम कितना बड़ा है। अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया और अब संकोच नहीं किया। जब बाई की चोटें कमोबेश ठीक हो गईं, तो उन्होंने कहा, बाई, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। बाई ने जय की और अर्जुन देव को भ्रम की स्थिति से बाहर निकाला। अर्जुन देव के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। अर्जुन देव की दृष्टि में एक बार फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का जंगल और अंधेरा जंगल दिखाई दिया। बाई की गति बेहद तेज थी। अगर अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित नहीं किया, तो वह इसे पकड़ नहीं पाते। एक आदमी और एक जानवर तेजी से चले गए। अर्जुन देव ने रास्ते में मिले सभी स्पिरिट बीस्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जब वे एक छोटी सी घाटी के सामने पहुंचे, तो बाई रुक गई। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को घाटी में बढ़ाया। घाटी के अंत में एक अत्यंत छिपी हुई दरार में अर्जुन देव ने 7 रंग की फूलों की पंखुड़ी देखी। 7 पत्ती का फूल! अर्जुन देव आश्चर्य से चिल्लाया, इस जगह पर वास्तव में एक 7 पत्ती वाला फूल उगता है। यह बहुत चौंकाने वाला था। 7 पत्ती वाला फूल एक सच्चा खजाना था। इसमें कुल 7 अलग अलग रंग की पंखुड़ियां थी। हर 10 साल में एक पंखुड़ी निकलती थी। सभी 7 पंखुड़ियों के बढ़ने के बाद यह अगले 20 वर्षों में नियॉन जैसे 7 पत्ती वाले फल के संपर्क में आ जाएगा। अर्जुन देव ने 7 पत्तों के फूल में अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और इसे ध्यानपूर्वक देखा। वह यह जानकर कुछ निराश हुआ कि पंखुड़ियों के भीतर का फल पहले ही तोड़ लिया गया था। केवल 7 अलग अलग रंग की पंखुड़ियां बची थीं। हालांकि भले ही 7 पत्ती वाले फल को तोड़ लिया गया हो, शेष 7 पंखुड़ियां अब भी काश्तकारों के लिए उपयोगी होंगी। हर पंखुड़ी एक बार फिर से एक किसान के शरीर को तड़का लगा सकती है। 7 पत्ती के फूल के तड़के के बाद एक किसान के भौतिक शरीर में गुणात्मक परिवर्तन होगा। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और बाई से पूछा, जब आप पहले यहां आए थे, तो क्या फल अभी वहां था? बाई बिना रुके बकबक करती रही। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि यह अजीब है। उन्होंने कहा, जब बाई पहले यहां पर आई थी, तो तब यह वहीं था। अब यह क्यों चला गया है? यह सही है। जब मैंने पहले अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ घाटी को स्कैन किया था, तो मैंने ब्लैक लेग्ड स्नेक नहीं देखा। इसने फल तोड़ लिया होगा। अर्जुन देव का दिल हिल गया। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना को फिर से जारी किया। घाटी के प्रत्येक कोने की तलाशी मध्याह्नपूर्वक ले ली। अंत में घाटी में एक ढलान पर अर्जुन देव ने ब्लैक लेग्ड स्नेक के निशान की खोज की। यह एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। वह चमकता हुआ और पारदर्शी 7 लीफ फ्रूट ब्लैक लेग्ड स्नेक के ठीक सामने था। ब्लैक लेग्ड स्नेक की आंखें बंद थीं। 7 लीफ फ्रूट ने एक सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की, जो नग्न आंखों को दिखाई देती थी। ब्लैक लेग्ड स्नेक का शरीर 2 मीटर लंबा था। उसके 4 पैर थे और उसका शरीर बाउल जितना बड़ा था। सांप का शरीर गहरे सुनहरे तराजों से ढका हुआ था। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और सभी सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लिया। उसके चेहरे पर एक अत्यंत हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अर्जुन देव मन ही मन चकित रह गए। यह ब्लैक लेग्ड स्नेक मूर्ख नहीं है। यह जानता है कि 7 लीफ फ्रूट में आश्चर्यजनक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह इसे एक बार में नहीं निगल सकता। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का संचार किया और धीरे धीरे उस चट्टान पर तैर गए जहां 7 लीफ फ्रूट स्थित था। 7 लीफ फ्रूट से एक फीकी खुशबू आई। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने जड़ को पकड़ा और कुछ ताकत लगाई। उसने सावधानी से उसे तोड़ा और अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। धीरे धीरे जमीन पर उतरते हुए अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को फिर से बढ़ाया। ब्लैक लेग स्नेक 7 लीफ फ्रूट के आध्यात्मिक ऊर्जा के नशे में था और उसने यहां की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन देव का मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को ब्लैक लेग्ड स्नेक पर लॉक कर दिया और चिल्लाया, बिजली से बचना।
घाटी में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। अर्जुन देव अचानक ब्लैक लेग्ड स्नेक के पास प्रकट हुए। लूनर शेडो कृपाण एक चमकदार विद्युत चमक से जगमगा उठी। उन्होंने ड्राइंग द कृपाण को निष्पादित करने में संकोच नहीं किया, जिसका उन्होंने हजारों बार अभ्यास किया था। किंग। उन्होंने हाथ उठाया और काट डाला। लूनर शेडो कृपाण ने ब्लैक लेग्ड स्नेक की रीढ़ की हड्डी को बेरहमी से काट दिया। लूनर शेडो कृपाण ने गहरे सुनहरे तराजों पर दो गहरे घाव लगा दिए। ब्लैक लेग्ड स्नेक का काला खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। अप्रत्याशित रूप से इसने ब्लैक लेग्ड स्नेक को आधा नहीं काटा। अर्जुन देव चकित रह गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वो इस क्षण का लाभ उठा सकता है जब ब्लैक लेग्ड स्नेक इसे खत्म करने के लिए विचलित हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके शरीर पर केवल एक घाव छोड़ देगा। तीव्र दर्द के तहत काले पैर वाले सांप ने अतिरंजित कोण पर अपना मुंह खोला। इसने एक दर्दनाक फुफकार निकाला और उसकी विशाल पूंछ ने अर्जुन देव पर बेरहमी से वार किया। पिच ब्लैक सांप की पूंछ एक आउल की तरह सख्त थी। आसमान से गिरते ही यह एक अकल्पनीय कोण पर मुड़ गया। सांप की पूंछ के अंत में एक पिच ब्लैक तरल टिमटिमाता था। यह स्पष्ट रूप से एक अत्यधिक विषैला पदार्थ था। अर्जुन देव सदमे से अभिभूत हो गए और जल्दी से पीछे हट गए। सांप की पूंछ ने उस स्थान पर छुबा घोंसा जहां अर्जुन देव मूल रूप से खड़े थे। विशाल बल ने जमीन में लगभग आधा मीटर चौड़ा एक छेद बना दिया। बैंग! सांप की पूंछ जमीन पर गिरने के बाद वो क्षैतिज रूप से झूल गई और तेजी से हवा में अर्जुन देव की ओर उड़ गई। अर्जुन देव चकित रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सांप की पूंछ इतनी जल्दी झूल जाएगी। ब्लैक लेग्ड स्नेक की विशाल पूंछ को चकमा देते हुए उसका शरीर हवा में रुक गया। इससे पहले कि अर्जुन देव राहत की सांस ले पाते, उन्होंने सांप की पूंछ को हवा में घूमते हुए देखा। अर्जुन देव की ओर बढ़ते हुए इसकी लंबाई अचानक दुगनी हो गई। बूम! न केवल सांप की पूंछ की लंबाई दुगनी हो गई, बल्कि जिस गति से वो क्षैतिज रूप से झूलता था वो भी काफी बढ़ गया। अर्जुन देव ने ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो गार्ड से पकड़ा गया और बेरहमी से बह गया। सांप की पूंछ में एक बड़ी ताकत थी और उसने अर्जुन देव को हवा से नीचे फेंक दिया। अर्जुन देव के शरीर को अनगिनत बार तड़का लगाया गया था। इस समय उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं। सांप की पूंछ से बहने के बाद अर्जुन देव ने केवल कुछ ही समय के लिए अपने शरीर में क्यूई को मंथन करते हुए महसूस किया। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। अगर यह एक नियमित मार्शल मास्टर होता तो उनके आंतरिक अंग फट जाते और वो मर जाते। अर्जुन देव का शरीर ढलान पर उतरा और तेजी से नीचे लुढ़कने लगा। ब्लैक लेग्ड स्नेक चारों ओर बेरहमी से दौड़ा। इसका 2 मीटर लंबा शरीर बेहद तेज था जब यह अर्जुन देव की ओर उड़ रहा था। अर्जुन देव ने हल्के से चिल्लाया और अपने शरीर को नीचे फिसलने से रोक दिया। उसका दाहिना पैर जमीन से उछला और वह जमीन पर मजबूती से उतरने से पहले पीछे की ओर उड़ गया। जब ब्लैक लेग्ड स्नेक ने देखा कि अर्जुन देव की गति उसकी गति से धीमी नहीं है, तो यह तुरंत घाटी में एक खाली जगह पर उतरा। उसने अपना विशाल मुंह खोला और अर्जुन देव पर एक काला जहर उगल दिया। अर्जुन देव ने अपनी उंगली को झटका दिया और बैंगनी लौ का एक कतरा उसकी उंगलियों पर संघनित हो गया। यह चारों ओर घूमा और जहर की ओर शूट कर गया। पू सी! जहर को तुरंत मार दिया गया। जहर के फैलते ही चींची की आवाज आई। चारों दिशाओं में घना काला धुआं फैल गया। जिस गति से काला धुआं फैलता था वो बेहद तेज था। पलक झपकने के पहले इसने घाटी के आधे हिस्से को ढक लिया। अर्जुन देव घबराए नहीं। उसने यूनिवर्स रिंग से एक काला घूंघट निकाला और उसे अपने मुंह और नाक को ढकते हुए पहन लिया। यह घूंघट एक जानवर की खाल से बनाया गया था। यह अधिकांश गैसों को अलग कर सकता है। काला घूंघट कोई दुर्लभ खजाना नहीं था। सैवज फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले अधिकांश किसान एक खरीदेंगे। अर्जुन देव तैयार थे। जब उसने पहली बार सैवज फॉरेस्ट में प्रवेश किया था तो उसने पहले ही एक तैयार कर लिया था। हवा में घना धुआं फैल गया था और आसपास कोहरे की छाया हुई थी। दृश्यता में बहुत बाधा आई थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का प्रसार किया और तुरंत काले पैर वाले सांप पर नजर पड़ी। जब काले पैर वाले सांप ने देखा कि अर्जुन देव अभी भी जहरीले धुएं में हैं, तो उसे लगा कि उनकी दृष्टि सीमित है। यह बेपरवाही से अर्जुन देव के पास दौड़ा और अर्जुन देव पर वार करने के लिए अपनी विशाल पूंछ का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव जल्दी से पीछे हटे और अर्जुन देव का पीछा करते हुए विशाल पूंछ तेजी से हवा में लंबी हो गई। अच्छा मौका, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। इस काले पैर वाले सांप ने सोचा होगा कि वो इसे घने धुएं में नहीं देख सकता है। यही कारण था कि उसने इतना साहसी होने और बिना किसी डर के उस पर हमला करने की हिम्मत की। मार डालो! अर्जुन देव चिल्लाए और जल्दी से ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। वो जमीन से उठा और तुरंत 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसके पीछे एक ड्रैगन की छवि दिखाई दी और उसने अवरोही डिवाइन ड्रैगन चॉप के सरलीकृत संस्करण को निष्पादित किया। ब्लैकलेग्ड स्नेक ने एक खतरनाक आभा महसूस की और जल्दी से अपनी विशाल पूंछ को पीछे हटा लिया।
हालांकि अवरोही डिवाइन ड्रैगन चॉप की गति बेहद तेज थी। ये केवल अपनी विशाल पूंछ को आधा ही पीछे हटा चुका था जब अर्जुन देव के हाथ में चंद्र छाया कृपाण ने बेरहमी से एक ऐसे क्षेत्र में काटा जहां तराजू विरल थे। ब्लैक लेग्ड स्नेक की पूंछ तुरंत आधे में काट दी गई थी। सी जिस जगह से पूंछ काटी गई थी वहां से खून का छिड़काव हुआ। इस हाथी का खून भी अत्यधिक जहरीला था। इसकी एक बूंद भी घातक होगी। अर्जुन देव जल्दी से पीछे हट गए। इससे पहले अर्जुन देव के चुपके से हमले ने ब्लैक लेग्ड स्नेक के कमजोर स्थान पर हमला किया था। जैसा कि कहा जाता है, सांप को वही मारे जहां दर्द होता है। हालांकि अर्जुन देव की पूरी ताकत से प्रहार ने इसे दो हिस्सों में नहीं बांट पाया था, फिर भी इसने इसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस समय अर्जुन देव ने उस हथियार को काट दिया जिस पर वो भरोसा करता था, उसकी पूंछ। चोटों के ऊपर चोटें जोड़ते हुए ये एक दंतहीन बाघ बन गया था। यह अब अर्जुन देव के लिए जानलेवा खतरा नहीं था। काले पैर वाले सर्प ने भी इस तर्क को समझा। इसने एक दर्दनाक फुफकार निकाली और अपने चार पैरों से जमीन से जोर से उछल पड़ी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव की ओर झपट पड़ा। यह वास्तव में एक आत्मघाती कदम था। अर्जुन देव का दिल कड़ा हो गया। ब्लैक लेग्ड सर्प का अंतिम हमला बेहद तेज था। इसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। यदि वो इसे एक हमले में नहीं मार सकता था तो ब्लैक लेग्ड सर्प का पलटवार निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। चकमक पत्थर से चिंगारी उड़ने में जितना समय लगा, उसी समय अर्जुन देव का मन साफ हो गया। उन्होंने उस स्थिति को याद किया जिसमें वो अपने त्रिपाण का अभ्यास करते थे। उन्होंने धीरे से अपने दिल में कहा, घबराओ मत, बस मुझे अपने कृपाण का अभ्यास करने के लिए लकड़ी की छड़ी के रूप में व्यवहार करें। कृपाण खींचना। लूनर शैडो कृपाण बिजली से टिमटिमा रहा था। जब काली टांगों वाला नाग अर्जुन देव से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था तो अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल चली। एक कृपाण प्रकाश चमक उठा और काले पैर वाले सर्प को सिर से पैर तक दो हिस्सों में काट दिया गया। अर्जुन देव हवा से गिरने वाले जहरीले खून से बचते हुए बगल की ओर लुढ़क गए। एक धमाके के साथ काले पैर वाले सर्प के दो हिस्से जमीन पर गिर पड़े। घाटी में जहरीला कोहरा धीरे धीरे छटता गया। अर्जुन देव ने अपना मुखटा हटा दिया और उस विशाल चट्टान की ओर चल दिए जहां काला पैर वाला सर्प था। उसने ध्यान से 7 लीफ फ्रूट को अपने यूनिवर्स रिंग में रखा। जमीन पर पड़े काले पैर वाले नाग के शव को देखकर अर्जुन देव ने उसे बर्बाद नहीं किया। काले पैर वाले सर्प का पूरा शरीर एक तजारा था। सर्प के शरीर पर काले जिनलिन तराजू अविनाशी थे। वे युद्ध कवच बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री थी। चार पैर औषधीय शराब बनाने और औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट थे। अर्जुन देव ने एक तेज चाकू निकाला और उन्हें काट दिया। वैंग वैंग। अर्जुन देव ने सब कुछ ठीक कर दिया। जैसे ही वो उठने वाला था उसके सिर में भिनभिनाहट की आवाज आई। उसे चक्कर आ रहा था और उसके अंग सुन्न हो गए थे। धिक्कार है, जहरीला कोहरा मेरे रोमपोशों से मेरे शरीर में प्रवेश कर गया होगा। मुझे जहर को निकालने के लिए जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। शुआ शुआ। घाटी के बाहर से कदमों की आहट आ रही थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और उनका हृदय कड़ा हो गया। ये राय कबीले के लोग थे। वे अभी तक नहीं गए थे। ये पहले की लड़ाई का शोर होना चाहिए जिसने उन्हें चिंतित कर दिया था। ये वास्तव में वो बटोला है। वो वास्तव में प्रकट होने की हिम्मत करता है। क्योंकि पहले बुजुर्ग उसे नहीं ढूंढ सका, उसे कबीले के मुखिया ने डांटा। परिणाम स्वरूप हमें भी पहले एल्डर ने डांटा था। इस बार हमें उसे पकड़ना होगा। संकेत भेजें, पहले बुजुर्ग और अन्य लोगों को जल्दी से सूचित करें। ये शब्द अर्जुन देव के कानों में घुस गए। उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। अपने मन में स्पष्टता का एक निशान बनाए रखा। उसने घाटी की दिशा में देखा। 10 किसान थे। वे सभी मार्शल मास्टर थे। मार डालो! उनमें से एक जोर से चिल्लाया। उसने अपने हाथ में एक मोटी कृपाण पकड़ी और अर्जुन देव पर दौड़ा। उन्होंने देखा कि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य थे। इसके अलावा उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो पहले कदम उठाना चाहता था। कृपाण खींचना। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। उनकी आकृति हवा में प्रकाश की किरण में बदल गई। रशिंग थंडर सेबर टेक्निक के साथ उन्होंने लूनर शैडो सेबर को निष्पादित किया। कृपाण की रोशनी की एक झलक थी। राय कबीले के किसान ने, जिसने पहला कदम उठाया था,
वो तुरंत मारा गया। अर्जुन देव ने शेष 9 मार्शल मास्टर्स को देखा। पीछे हटने की बजाय वो आगे बढ़ा। उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया और आगे बढ़ा। बैंग! कुछ कदम उठाने के बाद जिस कृषक को उसकी कृपाण से मारा गया था, वो अचानक एक जोरदार धमाके के साथ 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। हर तरफ खून छड़क गया। शेष 9 मार्शल मास्टर्स डर के मारे पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव, एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य, एक कृपाण के प्रहार से एक मार्शल मास्टर को मारने में सक्षम होगा। ये बस अकल्पनीय था। उनके हृदय में ठंडक महसूस हुई। आप किस बात से भयभीत हैं? नो मैटर हाउ स्ट्रांग ही इज जस्ट अ सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य। देर आर स्टिल 9 ऑफ अस। वॉट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ? बिसाइड्स, द फर्स्ट एल्डर इज कमिंग। वी जस्ट नीड टू डिले हिम फॉर अ वाइल। राय कबीले के एक किसान ने दूसरों से कहा। बगल में मौजूद किसी ने सहमति व्यक्त की। यही बात है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य है। वो चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो अभी भी हमसे एक क्षेत्र ऊपर है। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। स्थिति गंभीर थी। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने शरीर में सार को खर्च किया। अर्जुन देव के डेंटियन में एज़ॉड ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के बगल में 10 सफेद बादल तेजी से चले। एक घना और शुद्ध सार उसके पूरे शरीर में बह रहा था। कृपाण खींचना। कृपाण की रोशनी की एक झलक थी। अर्जुन देव ने फिर से अपनी चाल चली। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के निष्पादन के तहत उनकी आकृति अलौकिक हो गई। पहले बोलने वाले कृषक को तुरंत आधा काट दिया गया। आर्क लाइट चॉप, रशिंग हेवन चॉप, रशिंग थंडर चॉप। रशिंग थंडर, सेकंड चेन चॉप। घाटी के भीतर गड़गड़ाहट हुई और हवा गरजने लगी। कृपाण की रोशनी बेतहाशा चमक रही थी। अर्जुन देव ने रशिंग थंडर कृपाण तकनीक को अपनी पूरी ताकत से अंजाम दिया। यद्यपि अर्जुन देव की साधना केवल सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसिपल क्षेत्र में थी, लेकिन वो एक बार मार्शल मास्टर के दायरे में पहुंच गए थे। इन कुछ दिनों की साधना के बाद उनके शरीर में सार की पवित्रता और शक्ति इन राय कबीले के मार्शल मास्टर्स की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसके अलावा ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोयरिंग आर्ट की हेवन रैंक मूवमेंट टेक्निक और रशिंग थंडर सेबर तकनीक जो अर्थ रैंक मार्शल तकनीक के बराबर थी, ये लोग अर्जुन देव के लिए एक मैच नहीं थे। हर बार जब कृपाण की रोशनी टिमटिमाती थी, तो वो एक जीवन का दावा करती थी। रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की 5 चालों को निष्पादित करने के बाद घाटी में केवल 4 राय कबीले के किसान बचे थे। वो चारों साधक केवल अर्जुन देव की आकृति को ही देख सकते थे। वे ये नहीं देख सकते थे कि अर्जुन देव ने अपनी चाल कैसे उठाई। उन्होंने उसे एक पल में केवल 6 लोगों को मारते हुए देखा। अर्जुन देव को मारने वाले देवता की तरह देखकर वे पीछे हटना चाहते थे और घाटी से बाहर भाग गए। चारों को भागते देख अर्जुन देव ने पीछा नहीं किया, बल्कि वो घाटी से बाहर चला गया। उससे अपने शरीर से जहर निकालने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ता। अर्जुन देव ने अर्जुन देव के शरीर में जहर को अस्थायी रूप से दबाते हुए अपने सार को पूरी ताकत से प्रसारित किया। हालांकि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। यदि वो पलटवार करने से पहले जहर को बाहर नहीं निकाल सकता था, तो इससे उसके शरीर को घातक नुकसान होगा। जैसे ही अर्जुन देव घाटी से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत आभा उनका पीछा कर रही है। वो गंभीर हो गया। राय कबीले के विशेषज्ञ आ चुके थे। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। बव्वाह, तुम कहां भाग रहे हो? उनके पीछे राय कबीले के पहले बुजुर्ग नीरव राय का रंग राख हुआ था। वो जोर से चिल्लाया और जमीन से ऊपर कूद गया। जब वो हवा में था, तब उसने एक बड़े पेड़ के तने पर कदम रखा। एक जोरदार धक्के के साथ वो अर्जुन देव की ओर कूद गया। हवा में उसकी आकृति की गति बढ़ गई और उन्होंने एक पल में अर्जुन देव को पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन देव की पीठ पर हथेली से प्रहार किया। अपने पीछे की हथेली की हवा सुनकर अर्जुन देव ने मुड़कर नीरव राय से हथेली पर प्रहार किया। उसने एक कोर खून की उल्टी की, लेकिन उसने नीरव राय के हथेली के प्रहार का इस्तेमाल और भी भयानक गति से पीछे हटने के लिए किया।
नीरव राय गुस्से के बिना नहीं रह सका। इस बव्वा ने वास्तव में उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए अपनी हथेली के प्रहार के बल का इस्तेमाल किया। ये सोचकर कि कल जियांग रेजिडेंस में नादित राय ने उसे कैसे डांटा था, तो नीरव राय गुस्से से दहाड़ने लगे और फिर से पीछा करने लगे। नीरव राय को फिर से अपने पीछे भागते महसूस करके अर्जुन देव ने अपने दिल में शिकायत की। आमतौर पर वो इस व्यक्ति को बहुत पहले ही हिला सकता था। हालांकि इस समय उसे अपने शरीर में जहर को दबाने के लिए अपने सार का उपयोग करना पड़ रहा था। वो ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोयरिंग आर्ट को पूरी तरह से निष्पादित नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी गति बहुत धीमी थी। मुझे एक रास्ता सोचना है, अर्जुन देव ने उत्सुकता से सोचा। जब उन्होंने नीरव राय को करीब आते देखा, तो वो अचानक रुक गए और धीरे-धीरे ग्रेविटी स्पेल को अंजाम दिया। ग्रेविटी स्पेल को निष्पादित करते समय इसकी गति काफी धीमी थी। हालांकि जब तक वो इसे निष्पादित करता, वो आकाश में उड़ने में और अपने नीचे के लोगों को हिलाने में सक्षम हो जाता। जहां तक ये सवाल है कि वो आकाश में उड़ने के बाद दूसरों के लिए निशाना बन जाएंगे, ये अभी अर्जुन देव के विचार में नहीं था। नीरव राय ने जब अर्जुन देव को अचानक रुकते देखा, तो उनके मन में खुशी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और अर्जुन देव की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने कृपाण को अपनी पीठ पर अपने हाथ में पकड़ा था। इस बार वो अर्जुन देव को ताकत उधार लेने का कोई मौका नहीं देंगे। वो उसे एक ही प्रहार में मार डालेगा। हू! कृपाण की रोशनी की एक चमक थी। जैसे ही कृपाण अर्जुन देव पर पड़ने वाली थी, तभी अर्जुन देव का शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठ गया। ग्रेविटी स्पेल को निष्पादित करने के बाद उसने ऊंची और ऊंची उड़ान भरी। पलक झपकने में ही वो जमीन से 200 मीटर से ऊपर था। ये वास्तव में एक उड़ने वाली मार्शल तकनीक है। ये व्यक्ति कहां से आया था? राय कबीले के किसान ने आकाश में अर्जुन देव की आकृति को देखकर आश्चर्य से कहा। नीरव राय ने आसमान में खड़े अर्जुन देव की तरफ ठंडे भाव से देखा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, चाहे वो कहीं से भी आया हो। उसने राय कबीले का नक्शा छीन लिया और यहां तक कि पहले युवा मास्टर को भी घायल कर दिया। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे धनुष सौंप दो। एक कल्टीवेटर ने जल्दी से एक लंबा धनुष निकाला, जो ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था, और उसे नीरव राय को सौंप दिया। धनुष एक धुंधली चमक के साथ टिमटिमा रहा था और एक धुंधली स्पिरिचुअल ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी। यह धनुष वास्तव में एक सोल वेपन था। नीरव राय ने एक तीर निकाला और धनुष की डोरी खींच ली, जिससे पूर्णिमा का आकार बन गया। तीर की नोक एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने इसे अर्जुन देव की ओर इशारा किया, शू! तीर गूंज उठा और धनुष की डोरी छोड़ दी। ये बहुत तेज था, अर्जुन देव की ओर उड़ रहा था। हवा में तीर फटने की आवाज सुनकर अर्जुन देव ने अपने दिल में एक लंबी आह भरी। अपने चरम पर भी उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो इस तीर को चकमा दे पाएगा। अर्जुन देव ने बगल में चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तीर अभी भी उनकी दाहिनी छाती को छेद रहा था। अगर नीरव राय की हरकतों का पता लगाने और चकमा देने में उसकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती, तो ये तीर उसके दिल में घुस गया होता। उसकी छाती की दाहिनी ओर एक उंगली के आकार का एक खूनी छेद दिखाई दिया। खून लगातार बहता रहता था और दिल दहला देने वाला दर्द महसूस किया जा सकता था। अर्जुन देव ने झट से खून की भरपाई करने वाली गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जबकि वो डगमगाते हुए आगे बढ़ते रहे। लंबे समय से दबाया हुआ जहर आखिरकार निकल गया। इस समय वो जहर, जिसे वो दबा रहा था, वो भी बेचैन हो गया। उसका शरीर लड़खड़ाया, जैसे कि वो अगले ही पल आसमान से गिर जाएगा। एक सप्ताह तक खोजने के बाद आखिरकार मैं आपको देखता हूँ। हरेंद्र रेड्डी दूर एक पेड़ के ऊपर खड़े थे। वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसके लंबे बाल फड़फड़ा रहे थे और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन देव की आकृति को देखा, तो उन्होंने एक फीकी बुरी मुस्कान प्रकट की। वो एक रक्त नदी में बदल गया और हवा के माध्यम से दौड़ते हुए अर्जुन देव की दिशा में चला गया। रक्त नदी आकाश में मंथन करते हुए लाल बादल की तरह थी। एक भयानक दुष्ट आभा सभी दिशाओं में रक्त नदी से निकलती है, जो आकाश में लहरा रही है। जब अर्जुन देव ने अपने पीछे खून की नदी महसूस की, तो वे चौंक गए। हरेंद्र रेड्डी अभी तक नहीं गए थे। इसका मतलब है कि वेद्या और चमन चौधरी निश्चित रूप से अभी भी आसपास हैं। मुझे भ्रम के गठन के लिए जल्दी करनी है। पूसी! रक्त नदी आकाश में बवंडर में बदल गई। उसकी गति अचानक दुगनी हो गई और उसने एक पल में अर्जुन देव को पकड़ लिया। उसके बाद वो एक मानव आकृति में बदल गया।
हरेंद्र रेड्डी ने अर्जुन देव पर हथेली से प्रहार किया, जिससे वे आसमान से नीचे गिर गए। भैंग! अर्जुन देव का शरीर आसमान से गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। उसके शरीर में क्यू और खून लगातार मंथन करता रहा और उसने एक और मौल खून की उल्टी करी। उसका पीला चेहरा और भी भयावह हो गया। हरेंद्र रेड्डी आसमान से तेजी से उतरे और जमीन पर अर्जुन देव को देखा। वे तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराए। मैं सोच रहा था कि ये किस तरह की प्रतिभा थी। वास्तव में वेद्या को अपनी विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट को प्रकट करने के लिए मजबूर करना। ये पता चलता है कि आप सिर्फ कचरा हैं। अर्जुन देव ने धीरे से खड़े हुए और हरेंद्र रेड्डी की ओर देखा। आप अभी एक जन्मजात रक्त से पैदा हुए हैं। अगर मैंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ना केवल अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाया होता, भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता, तब भी मैं आपसे लड़ने में सक्षम होता। तुम अभी भी जिद्दी होने की हिम्मत करते हो। हरेंद्र रेड्डी में ठंड से सूंघा और तेजी से आगे बढ़े। वो जहां भी गुजरा, वो अपने पीछे खून का निशान छोड़ गया। पलक झपकने में वो अर्जुन देव के सामने आ गया। उसने पैर उठाया और अर्जुन देव को लात मार के भगा दिया। भैंग! अर्जुन देव का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरने से पहले 3 बड़े पेड़ टूट गए। उतरने के बाद उसने 3 कौर खून की उल्टी करी। उसके पीले चेहरे का अब कोई रंग नहीं था। हरेंद्र रेड्डी वहां पहुंचे और ये देखकर हैरान रह गए कि अर्जुन देव का शरीर सही स्थिति में था। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना मजबूत होगा। तुमने मेरी रात से एक भी पसली नहीं तोड़ी। हालांकि तुम्हारा शरीर कितना भी मजबूत हो, एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल अभी भी कचरा है। स्केच निकालो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से खड़ा हुआ और उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को उपयोग करके स्पिरिट ब्लड जेट को सील कर दिया, जिससे बाइक को रोक दिया जो बाहर कूदना चाह रही थी। अर्जुन देव ने अपने हाथ में लूनार शैडो कृपाण को रखा और ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स टू द सी के लिए अपने सार को प्रसारित किया। उसने हरेंद्र रेड्डी की ओर ठंडे भाव से देखा। हरेंद्र रेड्डी ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। अर्जुन देव की निगाहें उसे बहुत असहज महसूस करा रही थीं। उसने ठंड से सूंघा और जमीन पर एक खून की और रेखा खींच दी। पलक झपकते ही वो अर्जुन देव के सामने आ गया और उसने अर्जुन देव को लात मार के भगा दिया। भैंग! 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 हरिंदर रेड्डी ने इस किक में अपनी ताकत का 50% इस्तेमाल किया। अर्जुन देव का शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया। एक पंक्ति में 5 पेड़ टूट गए। अर्जुन देव ने झुककर लूनार शैडो कृपाण को जमीन में घोंट दिया, जिससे जमीन में एक लंबी खाई बन गई। लूनार शैडो कृपाण को पकड़े हुए अर्जुन देव इस बार जमीन पर नहीं गिरे। उसके पीले चेहरे पर काली रेखाएं दिखाई देने लगीं। उसके शरीर में जो जहर दबाया हुआ था, वो आखिरकार जवाबी कार्रवाई करने लगा था। अर्जुन देव ने कुछ काले मार की खून की उल्टी करी और पागलों की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर घनी काली रेखाओं के साथ वो अत्यंत भयानक दिखाई दे रहा था। जारी रहो। क्या तुमने दूध नहीं पिया? इतनी कम ताकत के साथ आप एक महिला के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। अर्जुन देव का मुंह एक ठंडी मुस्कान में बदल गया क्योंकि वह मजाक उड़ा रहा था। हरेंद्र रेड्डी के हाव भाव बदल गए और उनके हाव भाव गंभीर हो गए। अर्जुन देव को ठंडे भाव से देखते ही उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा उभर आया। उनकी नजर में अर्जुन देव पहले से ही मरा हुआ आदमी था। उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगा दी। अर्जुन देव के सिर पर हथेली का प्रहार करते हुए उनके पीछे एक लाल रंग की छवि दिखाई दी। अर्जुन देव ने हरेंद्र रेड्डी की ओर ठंडे भाव से देखा जो उनकी ओर दौड़ रहे थे। उसने धीरे से लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में उठाया और लापरवाही से अपना रुख बदल दिया। कृपाण की नोक हरेंद्र रेड्डी की ओर इशारा करती थी। यह सिर्फ एक बहुत ही आकस्मिक रुख था। कोई हलचल होती नहीं दिख रही थी। यह पहले से अलग नहीं था। अर्जुन देव अभी भी गंभीर रूप से घायल और कमजोर होने का आभास दे रहे थे। हालांकि हरेंद्र रेड्डी की दाहिनी आंख बिना किसी कारण के फड़क गई, उसे खतरे का एहसास हो रहा था। यह ऐसा था जैसे उसके दिल में कुछ खोखला हो गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बट्टे के पास अभी भी एक हत्या की चाल है? हरेंद्र रेड्डी ने संदेह से सोचा। कोई बात नहीं, भले ही उसके पास एक हत्या की चाल हो, उसे अंजाम देने का मौका नहीं मिलेगा। एक और सांस में मैं उसकी खोपड़ी को चकनाचूर करने में सक्षम हो जाऊंगा।
यह सोचकर हरेंद्र रेड्डी ने अपने दिल की असहज भावना को दूर कर दिया। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अर्जुन देव की खोपड़ी पर प्रहार करना जारी रखा। हालांकि ठीक इसी समय अर्जुन देव अचानक चिल्ला उठे। उसकी आभा अचानक बदल गई और उसके शरीर से एक असीम आभा निकली, जैसे कि वह पहाड़ों को गिरा सकती है और समुद्र को पलट सकती है। समय जमने लगा। हरेंद्र रेड्डी की हथेली अर्जुन देव की खोपड़ी के सामने रुक गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। एक पल के बाद अर्जुन देव के शरीर से एक अदम्य शक्ति आई। हरेंद्र रेड्डी के शरीर को हंस के पंख की तरह उड़ा दिया गया था। आसपास का शांत जंगल एक गरजती लहर की तरह था। अर्जुन देव के पीछे एक असीम सागर प्रकट हुआ। बड़ी बड़ी लहरें उठीं और मंथन करें। लहरों की परतें लगातार बढ़ती रहीं। 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी पेड़ गरजती लहरों से उखड़ गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। समुद्र के बीच में एक ब्लू ड्रैगन धीरे धीरे उभरा। उसने एक लंबी गर्जना की जो चारों दिशाओं में गूंज उठी। सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में सभी स्पिरिट बीस्ट्स ने अपने दिलों में गहराई से कांपने का अनुभव किया, जो उनके खून से आ रहा था। उन्होंने खुद को जमीन पर दंडवत कर दिया और कांपने लगे। जब एक अजगर उथले में फंस जाता है तो झींगे उसके साथ खेलेंगे। जब एक बाघ मैदानों में गिरता है तो उसे कुत्तों द्वारा धमकाया जाएगा। जब एक बाघ मैदानों में गिरता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब ड्रैगन का पानी होगा। जब ड्रैगन समुद्र में जाएगा तो मैं नदियों को उल्टा बहा दूंगा। एक प्राचीन पवित्र जानवर की शक्ति फूट पड़ी। इस सर्वोच्च शक्ति के तहत हरेंद्र रेड्डी ने महसूस किया कि उनके शरीर में सार अनियंत्रित हो रहा है, उनकी आज्ञाओं को नहीं सुन रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंगों ने अपना कार्य खो दिया हो और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। उस विनाशकारी शक्ति को एक बार फिर अर्जुन देव ने पकड़ लिया। ब्लू ड्रैगन ने हरेंद्र रेड्डी की ओर गोता लगाने से पहले हवा में चक्कर लगाया। ब्लू ड्रैगन को उड़ते देख हरेंद्र रेड्डी को निराशा हुई। यह वास्तव में एक स्वर्ग रैंक मार्शल टेक्निक है। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? असाध्य। मेरे पास एक उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट है जो हुआ कबीले में हर 1000 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। यह प्राचीन काल से ही विरले ही देखा जाता है। इस युग में मैं निश्चित रूप से उठूंगा। एक महत्वहीन सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य मुझे कैसे हरा सकता है? हरेंद्र रेड्डी अपने दिल में पागलों की तरह चिल्लाया। अचानक एक आकृति अपने डेंटियन में असीमित रक्त नदी से बाहर निकल गई। उस व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जो रक्त नदी में मिल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंडरवर्ल्ड से आया हो। उसके शरीर से एक असीम दुष्ट आभा उत्सर्जित हुई। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में ब्लू ड्रैगन को देखा। उसके मुंह का किनारा एक भयानक मुस्कान में बदल गया। बूम! वह आकृति अचानक डेंटियन से बाहर निकल गई और एक विशाल लाल रंग की आकृति में बदल गई। वह आकाश में खड़ा हो गया और आकाश से उतर रहे ब्लू ड्रैगन को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बैंग! एक भयानक शॉक वेव चारों दिशाओं में फैल गई। 1000 मीटर के भीतर के सभी पेड़ आधे काट दिए गए और पाउडर में बदल दिए गए। आसपास के वातावरण में जो कुछ भी बचा था वो अनगिनत पेड़ों की जड़ें थीं। ब्लू ड्रैगन गुस्से से दहाड़ने लगा। यह एक और खींची हुई ड्रैगन दहाड़ थी। लाल रंग की आकृति और अधिक संघनित हो गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और हरेंद्र रेड्डी नीचे गिर गए। यह देखकर कि ब्लू ड्रैगन अजय था, लाल रंग की आकृति ने एक लंबी आह भरी। यह एक लाल रंग के चिपचिपे पदार्थ में बदल गया और हरेंद्र रेड्डी के चारों ओर लिपट गया। बैंग! बिना किसी रुकावट के ब्लू ड्रैगन हरेंद्र रेड्डी के शरीर में टक्कर मार गया। जमीन के छेद से अनगिनत चट्टानें उड़ गईं। हरिंदर रेड्डी का शव गिरता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कितने समय से गिर रहा था। लंबे समय के बाद छेद में लगातार विस्फोट हो रहे थे, इससे पहले कि वो धीरे धीरे बंद हो जाए। जी जी! अर्जुन देव के शरीर की सभी रक्तवाहिकाएं फट गईं। अनगिनत मात्रा में काला खून सभी दिशाओं में फैल गया। उसके चेहरे पर अत्यधिक दर्द की अभिव्यक्ति दिखाई दी, क्योंकि वो पूटोंग ध्वनि के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका मांस और खून नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूख रहा था। यह ठीक वैसा ही था जब उन्होंने पहली बार अपनी मार्शल स्पिरिट जगाई थी। यह स्पष्ट था कि ब्लू ड्रैगन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को बहुत अधिक समाप्त कर दिया था। इसके अलावा उसके शरीर में कोई अतिरिक्त सार नहीं था। मार्शल स्पिरिट में ब्लू ड्रैगन ने अपने मांस और रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। लंबे समय के बाद अर्जुन देव का मूल रूप से मजबूत शरीर अब सिर्फ त्वचा और हड्डियों का रह गया था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और उसकी त्वचा सिकुड़ गई थी।
हालांकि हैरानी की बात यह थी कि ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने जब उनके मांस और रक्त को अवशोषित किया तो इसने उनके शरीर के सभी विषाक्त पदार्थों को भी अवशोषित कर लिया। दूर आकाश में एक आइस फीनिक्स और एक तलवार की छवि तेजी से नीचे उतरी। वैद्य और चमन चौधरी जमीन पर मजबूती से खड़े हो गए। उन दोनों ने अपने आसपास की ओर देखा। जमीन पर अनगिनत टूटी हुई पेड़ की जड़ें और गहरी खड्डियां थीं। वे हैरान रह गए। चमन चौधरी धीरे धीरे विशाल छेद की ओर गए और नीचे लेटे हरेंद्र रेड्डी को देखा। उसकी आंखों में एक कातिलाना इरादा चमक उठा। उसकी पीठ पर तलवार लगातार गूंजती रही। वैद्य, तुमने कहा क्या तुम उसे मारना चाहते हो? चमन चौधरी ने शांति से मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कदम उठाने में हिचकिचाता नहीं। दुर्भाग्य से ये उसके लिए भेस में एक आशीर्वाद था। उन्होंने अपनी उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट की उत्पत्ति को जागृत कर लिया है। अगर मैं उसे मारना चाहता तो मुझे डर है कि जिस क्षण मेरा हत्या का इरादा प्रकट होगा वो तुरंत उसे जगा देगा। आज के बाद वो और भी भयानक हो जाएगा। वैद्य धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। एक विरासत में प्राप्त मार्शल स्पिरिट को जगाना ही पहले से ही कठिन है। एक उत्परिवर्तित विरासत में प्राप्त मार्शल स्पिरिट को जगाना और भी कठिन है। मुझे डर है कि डोंगमिंग प्रांत की युवा पीढ़ी में कोई भी भविष्य में उसके लिए मैच नहीं होगा। चमन चौधरी मंद मुस्कुराया। उसने निगाहें अर्जन देव की ओर घुमाई जो सूखी लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, इतने बड़े डोंगमिंग प्रांत में निश्चित रूप से कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। केवल 3 गुट्टों पर ध्यान केंद्रित ना करें। कौन जानता है कि आपके सामने कोई हो जो उसका मैच बन सके। विद्या ने अपने सुंदर चेहरे पर दया का हल्का भाव प्रकट किया। इस व्यक्ति को महान आकस्मिक संगमों के लिए माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि उसने हेवन रैंक वाली मार्शल टेक्निक कैसे प्राप्त की। दुर्भाग्य से उन्होंने खुद को कम समझा और इसे सभी क्षेत्रों में अंजाम दिया। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने हेवन रैंक मार्शल टेक्निक को अंजाम दिया। अगर वो इसे फिर से अंजाम देता तो शायद वो मौके पर ही मर जाता। उन्होंने कहा, हेवन रैंक मार्शल टेक्निक के बिना वो हरिंदर रेड्डी को टक्कर देने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अंत में वो सिर्फ एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य है। हरिंदर रेड्डी ने इस विषय पर चर्चा जारी नहीं रखी। उन्होंने कहा, आप प्राचीन अवशेष मानचित्र से कैसे निपटेंगे? क्या आप हरिंदर रेड्डी को भी शामिल करने जा रहे हैं? जैसे ही वेदिया जवाब देने ही वाली थी, अर्जुन देव की छाती पर स्पिरिट ब्लड यथ से एक चमकीली लाल रंग की रोशनी निकली। बाई ने फिर से उस बाधा को तोड़ दिया जो अर्जुन देव ने स्थापित की थी। उसने अर्जुन देव की ओर देखा जो सूखी लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था और एक शोकपूर्ण रोने के लिए निकला। उसकी आंखों की शुद्ध टटकनी अचानक लाल हो गई थी। बूम! उन दोनों के सामने एक विशाल 6 टेल स्पिरिट फॉक्स दिखाई दिया। उसके शरीर से एक राक्षसी आभा निकली थी। उसकी पीठ पर 6 विशाल पूंछें आकाश में उड़ गईं और उसका फर अंत में खड़ा हो गया। वो बहुत भयानक लग रहा था। अच्छा नहीं, ये छोटा आदमी पागल हो रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। वो दोनों चौंक गए और जल्दी से आकाश में भागने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। बाई ने अपना मुंह खोला और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मुंह में उमड़ पड़ी। रहस्यमयी 9 स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन लगातार प्रसारित हो रहा था। असीम सार को 9 धाराओं में संपीड़ित किया गया था, जिससे प्रकाश का एक विशाल गेंद बन गई। प्रकाश की गेंद लगातार घूमती रही। ये दीप्तिमान और चकाचौंध वाली थी। आसपास एक तेज हवा चली और एक पल में पत्ते सभी दिशाओं में उड़ गए। टूटी हुई चट्टानें हर जगह उड़ गईं और चारों तरफ धूल उड़ गई। ये बहुत महान लग रहा था। बूम! हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।